प्रीलिम्स पावर पैक्ड सीरीज, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिनको में हम ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। द प्राइमरी रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रेप अल्पाइन, द नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ 90 दिन से भी कम बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है रिवीजन एंड कंसोलिडेशन, और अक्सर हम ऐसे टाइम पर पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो उस पैनिक को थोड़ा कम करने के लिए मैं लेकर के आई हूँ प्रीलिम्स पावर पैक्ड सीरीज, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिनको डिजाइन किया गया है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करने के लिए, जस्ट लाइक यूपीएससी जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स पे सवाल पूछता है। तो चलिए आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन सीरीज का जो तीसरा लेक्चर है वो है जिसमें हम ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 24 टू 18 इन 1853। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 24 to 18. So this court of directors was established through the regulating act of 1773. And what was the function? So it had to regulate the commercial functions. The political functions were regulated by the board of directors, by the board of control, and the commercial functions were done by the court of directors. So what was the primary reason why the number was introduced? To increase Indian representation? No, this was not done because court of directors में Indians को नहीं शामिल किया गया था. To increase crown influence, to reduce the cost of administration, or to abolish the dual system of control. So this dual system was abolished in 1858. So this is not the reason, this is not the reason. So to increase the crown influence over the company affairs, because यहाँ पर जो 6 members जिनको reduce किया गया, तो यहाँ पर 6 members का nomination भी introduce किया गया directly crown के through. तो इस nomination के through crown जो है वो company के ऊपर अपना control जो है वो establish करना चाहती थी. So B will be our answer. Moving on, next question, with reference to the Charter Act of 1813, consider the following statements. It ended the company's monopoly over tea trade, it allowed Christian missionaries to operate in India, and it asserted the sovereignty of the British Crown over India. So second statement is correct. We all know that in 1813 Christian missionaries and their religious activities were allowed in India. Yes, it asserted the British sovereignty, or the sovereignty of the British Crown over India. The territories of the company in India were termed as British territories, and it ended the company's monopoly over tea trade. This is a conceptual statement because this Charter Act of 1813 ended the company's monopoly, but not on tea trade and trade with China. दो चीजें जो कि अभी भी कंपनी के मोनोपोली में थी वो थी टी ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था बिजनेस ग्रुप्स की तरफ से कि कंपनी की मोनोपोली को खत्म किया जाए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के टाइम पर ओवरऑल मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, लेकिन टी ट्रेड यानी चाय के ट्रेड में और चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसमें अभी भी कंपनी की मोनोपोली बरकरार थी। और ये जो खत्म हुआ था, ये फाइनल अबॉलिशन जो हुआ था वो 1833 में हुआ था. सो 2 and 3 will be our answer. Next question is, the Charter Act of 1833 is considered a watershed moment in colonial history because it introduced the first representative element for Indians. No, this happened in 1853. Charter Act of 1853 के थ्रू कुछ इंडियन मेंबर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में. देन द कंपनी सीज्ड टू बी अ कमर्शियल बॉडी एंड बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट. तो हमने देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उससे ट्रेडिंग में कंप्लीट मोनोपोली जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म हो गई थी. थर्ड स्टेटमेंट, इट एंडेड द डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. तो ये हुआ था 1854 में, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को अबॉलिश कर दिया गया था. एंड इट मूव द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया. तो ये हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट से. तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग की मोनोपोली अब खत्म कर दी गई थी और कंपनी जो था वो अब कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट बन गई थी. Moving on, next question.
एक्ट्स दिए गए हैं और उनके प्राइमरी फीचर्स जो है वो आपको मैच करने हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1833 एंड 1853। So 1793 strengthening the governor general's authority over other presidencies. 1833 introduction of non-discrimination clause for company service, and 1853 separation of executive and legislative functions. So yes, 1833 1853 separated executive and legislative functions. The third is correct. 1793 strengthened the governor general's authority over other presidencies. So A is first option is also correct, and second option is also correct. The Charter Act of 1833 introduced a clause of non-discrimination for company service. So all these things are correct. The Charter Act of 1833 said that Indians should not be barred from jobs based on religion, color और descent. दो अभी जो हमारे पास discrimination का clause है कि हमारे को discriminate नहीं करना है religion, caste इन सब के basis पर, इसका कहीं ना कहीं origin जो आया था वो Charter Act of 1833 से ही आया था। 1793 जो था वो गवर्नर जनरल को ओवरराइड करने का पावर देता था ओवर हिज काउंसिल, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैड मोर अथॉरिटी दैन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड मद्रास, क्योंकि बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर subordinate to the Bengal presidency. In 1833, the company became a purely administrative body. Governor General of Bengal became the Governor General of India, and the first Governor General of India was Lord William Bentinck. And lastly, Act of 1853 established a mini parliament, or you can say it is created a 6-member legislative body whose function was completely modern of lawmaking. So it can be called as a foundation of modern parliament. Moving on, next question, the assertion reason type question. The Act of 1853 did not fix a specific term for the renewal of company's charter. So yes, it happened. So 1793, the company's charter was renewed for 20 years. That is why after 20 years in 1813 we see a charter. Then again after 20 years in 1833 we a charter. Then again after 20 years in 1853 we see a charter. But 1853 में कोई टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था, और ये बोला गया था कि कंपनी जब तक चाहे तब तक रह सकती है, लेकिन क्राउन की परमिशन से। Secondly, the British Crown intended to eventually overtake or take over the direct governance of India from the company. Yes, this was the reason, because the British Crown saw that the company was becoming overly powerful. That is why it intended to eventually take over the direct governance, and this happened after the revolt of 1857 in 1858. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next question is, which of the following was a negative aspect of Charter Act of 1833 despite its modern outlook? So Charter Act of 1833, what it did, so it abolished the company's trade monopoly completely. Company became a purely administrative body. Apart from this, we can say that it also reduced the discrimination, introduced the non-discrimination clause. But let us see कि इसका negative aspect क्या था. तो it legalized the entry of missionaries. No, this happened through the Charter Act of 1813. It over-centralized authority, weakening the initiative of Madras and Bombay presidencies. It retained companies' monopoly over China trade. ये तो 1813 में हुआ था. It introduced dual system government for the first time. ये तो 1784 में ही हो गया था. तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पिलर्स फॉर्म्ड इट्स ऑपरेशनल फ्रेमवर्क? 3 पिलर्स ऑफ ब्रिटिश क्या कहा जाता है? अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पिलर्स आपको पूछे जाएं तो उनको आप किसको किसको कहेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्लियामेंट, सिविल सर्विसेज, आर्मी, जुडिशरी, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ, और ट्रेड, एजुकेशन एंड रिलीजन. सो यूपीएससी टेंड्स टू आस्क सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. एस्पिरेंट्स जो है वो सोचने लगेंगे कि हाँ, ट्रेड भी हो सकता है, गवर्नर जनरल भी हो सकते हैं. बट द 3 पिलर्स ऑफ इट्स ऑपरेशनल फ्रेमवर्क मींस कि उनके जो इम्प्लीमेंटेशन होती थी उनकी पॉलिसीज की, ऑपरेशन जो होता था वो कौन कैरी आउट करते थे? तो सिविल सर्विसेज, आर्मी और जुडिशरी. अगर एक वेल डिफाइंड सिविल सर्विसेज नहीं होती, एक प्रॉपर आर्मी, ट्रेन्ड आर्मी नहीं होती, और एक जुडिशरी जो कि उनके कंट्रोल में नहीं, अगर उस टाइप की जुडिशरी नहीं होती, तो फिर ये चीज जो है उनका ओवरटेक ऑफ द इंडियन अथॉरिटी वो नहीं हो पाता. तो बी विल बी आवर
Answer. Next question is, why did the British industrialists pressure the parliament to pass the Charter Act of 1813? So 1813 के Charter Act से we know कि companies monopoly ended except for tea trade and China's trade, the companies monopoly completely ended. So why did the British industrialists pressurized to do so, to stop company from engaging wars in India? Why would the industrialists be concerned about wars? So this cannot be the answer. To gain open access to Indian markets under the principle of laissez-faire, to promote the export of Indian handloom products to Britain, इससे भी उनका कोई लेना देना नहीं था. Indian products आ रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इससे industrialists को कोई लेना देना नहीं होगा. To ensure that the company spent more on Indian education, why would they be concerned with Indian education? So yes, to gain access to Indian markets under the principle of laissez-faire. So what is laissez-faire? कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बिजनेस में या ट्रेड में या जो आप कह सकते हैं इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो, उस प्रिंसिपल को laissez-faire कहता है. और ये जो टाइम था 1813 का, ये जॉन स्मिथ का बहुत बड़ा टाइम था, एडम स्मिथ का बहुत बड़ा टाइम था. और इस टाइम पर ये जो laissez-faire का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा था ब्रिटेन में. तो इस वजह से टू गेन ओपन एक्सेस टू इंडियन मार्केट सो दैट अदर इंडस्ट्रियलिस्ट कैन ऑल्सो एंगेज इन ट्रेड विथ इंडिया एंड गेट अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट दैट द कंपनी इज टेकिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो इसलिए ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है वो पास किया गया था. Next question is, consider the following statements regarding the evolution of civil services under the Charter Act. The 1833 established principle of meritocracy through open competitive exams held in India and London. 1853 ended the system of patronage and introduced competitive exams. 1793 institutionalized a professional bureaucracy by paying salaries through Indian revenues. So second and third statement are correct, but the first statement is not correct because the 1833 Act introduced the clause of non-discrimination, लेकिन ये जो open competitive exams का जो clause था ये 1853 के Act से introduce किया गया था. और exams जो थे वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में ही होते थे, इंडिया में नहीं. Next question is, which of the following best describes commercial transformation trend observed in the series of Charter Act 1793, 1813, 1833, 1853? What kind of commercial transformation was observed? So immediate abolition of all trading rights in 1793 to focus on governance. No, this did not happen. Shift from a merchant body to a political agent completed only after the 1857 revolt. So after the 1857 revolt, we know that the British East India Company completely ceased to exist. So this cannot be the problem. Step-by-step erosion of monopolies, starting with Indian trade in 1813 and ending with tea or China trade in 1833. So yes, this is the commercial transformation. The company was initially a trading body. Then it started moving towards a political body. 1813 उनकी आधी मोनोपोली या आप कह सकते हैं कि 90% मोनोपोली जो है खत्म हुई और 1833 complete monopoly ceased to exist. Next question is, with reference to the Charter Acts of 1853, consider the following. It introduced 4 additional members to the Legislative Council to represent Bombay, Madras, Bengal and Agra. Yes, this was the first act जहां पे Indian representation जो है वो Legislative Council में introduce किया गया था. तो this is correct. It was the first step towards legislative decentralization despite maintaining central dominance. Yes, यहाँ पर भी जो बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी जिनका कंप्लीट कंट्रोल जो है वो उनके हाथ से ले लिया गया था प्रीवियस चार्टर एक्ट से, वो उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर की गई थी. एंड थर्ड, इट क्रिएटेड अ सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर बंगाल. ये भी सही है ताकि जो बंगाल के लोकल अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए ये जो काम है वो किया जाए. तो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. Next question is assertion reason type. The Charter Act of 1813 is described as a turning point for Indian handloom and artisanal industries. The act opened the floodgates for British manufactured goods, which devastated the local Indian industries. So now we should understand this कि Charter Act of 1813 के थ्रू कंपनी की जो मोनोपोली थी over the Indian trade except for tea trade and trade with China ended.
So other British industrialists or other British traders had this other opportunity to get into India. So obviously उनका जो cheap manufactured products थे, खास करके अगर हम हैंडलूम और आर्टिसनल जो आर्टिफिशियल क्लॉथ की बात करते हैं, बिकॉज इंडियन क्लॉथ वाज हैंडमेड, इंडियन टेक्सटाइल्स वर हैंडमेड, तो आर्टिफिशियल जो मशीन मेड गुड्स थे वो अब इंडिया में आने लगे थे, तो दे वर प्रोड्यूस्ड एट अ चीपर स्केल, तो जाहिर सी बात है कि उनका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया था एंड लोकल इंडस्ट्रीज जो थे वो डेवस्टेट हो गई थी. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज. Traditional Indian industries deindustrialization. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next question is, which of the following was unique to the Charter Act of 1853 compared to the Charter Acts of 1793, 1813 and 1833? Assertion of British Crown sovereignty, no, it happened previously in 1813 only. Renewal of the company's administrative charter, no, this time it was not renewed. It was renewed in 1793, 1813 and 1833. Absence of a fixed time limit for the company's next charter और strengthening of the governor general's authority, तो ये भी काफी पहले हो गया था. तो दिस जो absence था कि 1853 के एक्ट में ये स्टेट नहीं किया गया कि अगले 20 साल तक या 10 साल तक या 30 साल तक इसको फिर से रिन्यू किया जा रहा है कंपनी की अथॉरिटी को, ये टाइम लिमिट जो है वो यहाँ पर नहीं था. उसमें ये लिखा गया था कि इनडेफिनेट टाइम के लिए इसको जो है रिन्यू किया जा रहा है, बट क्राउन की परमिशन से. So absence of a fixed time limit of the company's next charter. Next question. Consider the following impacts of the codification of laws initiated by the Charter Act of 1833. So it is, the question itself is saying कि 1833 introduced codification of laws, जो आप अभी तो हमारा रिप्लेस हो चुका है BNS और BNSS वगैरह से, लेकिन पहले जो IPC CRPC आप देखते थे उसकी शुरुआत जो है वो 1833 में हुई थी. तो it laid the foundation of IPC. Yes, it promoted equality before law as the utilitarian ideal. Yes, जो हमारा आज का equality before law का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के टाइम से ही आया है. इट सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इंडिजिनस ट्रेडिशंस इनटू द न्यू लीगल कोड्स. दिस इज नॉट करेक्ट. जो हमारे लोकल लॉज थे, हिंदू लॉज थे, पर्शियन लॉज थे, उन सबको छोड़ करके एक अलग यूनिफॉर्म लॉ जो है वो बनाया गया था. तो 1 and 2 विल बी दी आंसर. और ये काम जो है वो किसके थ्रू किया गया था? तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो 1833 के एक्ट के अंडर लॉर्ड मैकॉले के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था और आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था इन 1860. Next question is, identify the correct chronological order of the Governor General's role through the Charter Acts. So first we see he was the Governor of Bengal, then he became Governor General of Bengal, then he became Governor General of India, and then finally उनके legislative और executive functions जो है उनको separate किया गया. तो Governor of Bengal is not in the option. So Governor General of Bengal happened, then Governor General of India happened, and then separation of Governor General's legislative and executive functions. And when did this happen? This happened in 1853, जब legislative council को अलग कर दिया गया था. तो A will be our answer. तो 1793 Governor General of Bengal, जो Governor of Bengal became the Governor General of Bengal. 1833 Governor General of Bengal became Governor General of India, William Bentinck, and 1853 both the functions were separated. Next question. Each Charter Act brought the company one step closer to becoming the colonial arm of the British state. This observation was made by which historian? Thomas Macaulay, Jeremy Bentham, Sumit Sarkar और Adam Smith. यानी जो चारों चार्टर एक्ट्स थे 1793, 1813, 33 और 53, वो कंपनी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते जा रहे थे और इंडिया की कॉलोनाइजेशन को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे. ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो सुमित सरकार मेड दिस ऑब्जर्वेशन इन कंटेक्स्ट टू द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the Charter Act of 1813, which of the following were negative aspects listed in the historical analysis?
Opened floodgates for British goods, devastated Indian artisans. Yes, deindustrialization phenomena that we recently talked about. Education policy remained undefined until 1835. So this 1813 Act said that the British East India Company has to spend rupees 1 lakh annually on Indian education. लेकिन इसके बाद जो चार्टर एक्ट में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे वो इंग्लिश एजुकेशन पे, वर्नाक्युलर एजुकेशन पे, किस चीज पे खर्च किए जाएंगे. तो इस वजह से ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट डिबेट जो है वो शुरू हो गया था, विच अल्टीमेटली सेटल्ड इन 1835 ओनली. सो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. मिशनरी एंट्री स्पार्क्ड सस्पिशन एंड रेजिस्टेंस टू प्रोसेलिटाइजेशन, कन्वर्जन एक्टिविटीज जो है वो बढ़ गई थी, एंड टोटल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन ओपिनियन in declaring crown sovereignty. This is also correct. So 1, 2, 3 and 4 all are correct. Next question is, with the Charter Act of 1793 permitted country trade. What does this term refer to? Country trade का मतलब क्या है? Trade between Indian princely states, private merchants trading in Asia under company licenses, the export of Indian agricultural goods to Britain, or the trade conducted exclusively by the British Crown's agents. So, private merchants trading in Asia under company licenses. The company used to grant license to private merchants of Britain, and they used to trade in Asia using their लाइसेंसेस. तो कंपनी के नाम पर बाकी जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनका फायदा हो रहा था. Next, 19th question. With reference to Pitt's India Act of 1784, consider the following statements. Pitt's India Act 1784 जिसने dual system of control जो है वो introduce किया था. तो it established a 6-member board of control to oversee political affairs. Yes. It completely abolished the East India Company's commercial functions. No. There was a court of directors that was responsible for the commercial functions. For the first time, Indian territories were legally termed as British possessions in India. This is correct. So 1 and 3 will be correct. Next question is, with reference, which of the following best describes the dual system of control introduced by the Pitt's India Act of 1784? Power shared between Nawab of Bengal and East India Company. So this happened in 1765. जो Treaty of Buxar हुआ था उस टाइम पे जो dual rule by Robert Clive जो लाया गया था, this was a phenomena of that. So not A. Separation of commercial functions held by the company and political authority held by the crown. तो अभी तक political authority जो है वो crown hold नहीं कर रही थी, या देखते हैं कि कर रही थी. तो judicial authority split between Supreme Court and Executive Council. No, this is not the case. Administrative control shared equally between Governor General and Board of Directors. This is also not the case. So yes, this is true. The Court of Directors, which was the Board of Control, which was responsible for the political authority, that was under direct control of the Crown. So obviously, Crown maintained a certain sovereignty or certain control over Indian territories. Next question is, match the following historical milestones with their corresponding outcomes. Diwani Grant of 1765. What happened? First, parliamentary oversight, transformation into territorial sovereign, or formalization of crown influence via dual control. So Diwani Grant transformed it into the company into territorial sovereign. इसके पहले दीवानी के राइट्स के पहले इनके पास कोई टेरिटरी नहीं थी, but now they had the territorial sovereignty over Bengal, Bihar and Odisha. Regulating Act of 1773 and Pitt's India Act. So what did Pitt's India Act do? Pitt's India Act established dual control. So C will be the answer option, and Regulating Act of 1773 established the first parliamentary oversight. So 1B, 2A and 3C. Next question is assertion reason. The Regulating Act of 1773 often resulted in administrative paralysis within the Bengal government. So Regulating Act created a dual system. Dual system means court of directors with commercial functions and board of control with political functions. So what happened that yes, court of directors and board of control के बीच में conflict होता था, तो administrative paralysis हो जाता था. दूसरी चीज कि governor general was provided with no veto power
and was bound by the majority vote of a 4-member executive council. तो गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था, इसको सही किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। और ये जो डुअल सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया गया था वो भी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो गवर्नर जनरल के पास उनको 4-member एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया था, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर मान लिया कि कोई ऐसा कोई टाई हो जाए या कुछ ऐसा चीज हो जाए तो गवर्नर जनरल के पास जो है वो वीटो पावर नहीं था। तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस जो है वो क्रिएट हो जाता था, जिसको सही किया गया था थ्रू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ए विल बी आवर आंसर। Next question is with reference to which of the following specific factors provoked the British Parliament to pass the Pitt's India Act of 1784? Military humiliation of the company in the Second Anglo-Mysore War, execution of Raja Nand Kumar under the English law for forgery, unauthorized wars and alliances pursued by the Bombay and British presidencies. Yes, this was one of the reasons, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर लाने के लिए, जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ने जो एक्ट साइन किया था ट्रीटी ऑफ सूरत, जो ट्रीटी साइन किया था ट्रीटी ऑफ सूरत, उसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। तो थर्ड ऑप्शन इज आवर point. Fourth, the financial crisis of 1772 requiring 1.4 million pounds bailout. This was not one of the case. So 1 and 3 or 2 or 3, यही दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। तो राजा नंद कुमार का जो केस था, this was that राजा नंद कुमार was an official who was charged for forgery, and Warren Hastings tried to hang him or give him a very strong punishment, and the chief justice at this time was Elijah MP, and it is said that Elijah MP was a friend of Warren Hastings, and due to his influence this person was given such a high, Rajanand Kumar was given a death sentence. So this is often termed as judicial murder, but this was not a direct influence of the Pitt's India Act of 1784. So 1 and 3 will be our answers. Next question. Under which act did the East India Company lose its monopoly over Indian trade except for tea trade and trade with China? So we all know the Charter Act of 1813. Next question is, which of the following, who is the first Governor General of India appointed under the Charter Act of 1833? Governor General of India. So 1833, Governor General of Bengal, GGB, became GGI. So who was the first GGI? So William Bentinck was the first GGI. Next question is, with reference to the Pitt's India Act, consider the following statements. Board of Control, political affairs. Yes, it was for political affairs. It completely abolished East India Company's commercial functions. No, it did not do so. For the first time, Indian territories were legally termed British possessions. Yes. So 1 and 3 will be our answer. Next question is, consider the following pairs regarding Charter Act. 1793 Administrative Consolidation, 1833 Law Commission, 1853 ICS via competitive examination. Yes, 1793 offered administrative consolidation. इसमें कोई बहुत reformatory चीज जो है वो introduce नहीं की गई थी. It only focused on consolidation. 1833 Law Commission, yes, 1-member Law Commission under Macaulay was introduced, and 1853 ICS via competitive examination. So all the 3 options are correct. Next question is regarding Raja Nand Kumar case. It led to immediate removal of Warren Hastings. So Warren Hastings और एलिजा एमपी जो चीफ जस्टिस थे, उन दोनों के बीच में साठगांठ हुई थी, या जो भी हुआ था उसकी वजह से राजा नंद कुमार को जो है वो हैंग कर दिया गया था या उनको डेथ सेंटेंस मिला था। तो इसकी वजह से क्या वॉरेन हेस्टिंग्स को हटा दिया गया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टेन्योर है उसको और इंक्रीज कर दिया गया था। इट प्रूव द सुप्रीम कोर्ट्स इंडिपेंडेंस फॉर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। नो, दिस डिड नॉट हैपन. इट प्रूव्ड दैट एग्जीक्यूटिव डिड इन्फ्लुएंस द सुप्रीम कोर्ट. It became a symbol of alien legal imposition and judicial murder, or it established the precedent for applying Indian personal law in Supreme Court. No, it became a symbol of alien legal imposition and judicial murder. Alien legal imposition meaning Indian law जो था उस टाइम का, हिंदू लॉ या पर्शियन लॉ, उसमें फोर्जरी के लिए डेथ सेंटेंस जो है उतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई जाती थी, लेकिन इसको इंडिया का पहला जुडिशियल मर्डर जो है वो माना जाता है कि इंग्लिश लॉ के अंडर ये जो केस है इसका ट्रायल हुआ था और जुडिशियली यहाँ पर राजा नंद कुमार जो है उनको हैंग कर दिया गया था.
Next question is, what was the significant change in the legislative process introduced by the Charter Act of 1853? Indians were given the right to vote on laws. Governor General's Council was divided into distinct executive and legislative wings. Legislative authority was decentralized back to the provincial governors. Law member was removed to simplify decision making. This no, this also no. दिस ऑल्सो नो. गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उनको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डिवाइड कर दिया गया था. तो बी विल बी आवर ऑप्शन. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, which of the following statements regarding the Charter Act of 1793 is not correct? It allowed private merchants to trade in Asia under company licenses. It required senior officials to seek crown confirmation for their appointments. It introduced significant social and educational reforms for Indians, or it prohibited officials from leaving India without permission. So we know that the 1793 Act was focused more on consolidation and no much significant reform was introduced. So this statement, it introduced significant social and educational reforms for Indians. This was not the case. अगर हम 1813 की बात करें तो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया. एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई. 1833 की बात करें तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया. 1853 की बात करें तो आईसीएस जो है उसको ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ओपन कर दिया गया. तो बहुत सारे एक्ट्स जो थे चार्टर एक्ट के, वो कुछ ना कुछ सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म कर रहे थे. बट द फर्स्ट एक्ट, Charter Act of 1793, did not introduce any such kind of social or educational reform. It only focused on consolidation. So that's it for this video. हम यहाँ पर ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनको बहुत अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया है, और इसी तरीके से आगे के लेक्चर्स में हम बाकी टॉपिक्स को भी रिवाइज करेंगे. So if you want the PDF, you can visit our Telegram channel and download this PDF from there. That's it for this video. Please subscribe to the channel and keep watching Prep Alpine.